ओके जी, मंडे को जब हम क्लास करते हैं तो राइटिंग की हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करते हैं, एंड दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ राइटिंग टास्क 2। ठीक है, जिनकी आज पहली क्लास है। ठीक है, एक जनरल आपको ओवरव्यू देने लगूँ। आपके राइटिंग में दो क्वेश्चन आते हैं। वन इज नोन बाय द नेम ऑफ राइटिंग टास्क 1 एंड द अदर वन इज नोन बाय द नेम ऑफ राइटिंग टास्क 2। ठीक है, राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक और जनरल दोनों का डिफरेंट होता है। एकेडमिक में रिपोर्ट राइटिंग आती है और जनरल में आता है आपका लेटर राइटिंग। इसको हमने कल कवर करना है, इसको फिलहाल मैं इधर ही आप रोक रहा हूँ। ठीक है, अगली बात करते हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। राइटिंग टास्क 2 बाय डिफॉल्ट दोनों कैटेगरीज का सेम होता है, इरिस्पेक्टिव यू आर एकेडमिक कैंडिडेट, इरिस्पेक्टिव यू आर अ जनरल कैंडिडेट। ठीक है, जनरल का मतलब है कि इसमें मॉड्यूल्स डिफरेंट होते हैं। राइटिंग टास्क 2 इज बेसिकली इन ऐसे राइटिंग। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आपको नजर आ रहा होगा कि क्लियरली यहाँ पे जो इसका ड्यूरेशन है, टाइम कितना मिलता है लिखने के लिए। आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है 40 मिनट्स, मगर ये सजेस्टेड है बाय आइल्स पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको भी हम कवर करते हैं। इसकी जो लेंथ है, लिमिट कितना लंबा आप ऐसे लिख सकते हैं, लंबे पे ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं है, मगर मिनिमम पे सेट है। आइल्स पीपल से कि 250 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, इतने वर्ड्स मस्ट चाहिए। गुड। वर्ड्स कैसे काउंट करते हैं, एवरी स्ट्रिंग इज काउंटेड एज अ वर्ड। ठीक है, जैसे अगर ये ऊपर लिखा है ना राइटिंग, तो अगर मैं कहूँ जी ये राइटिंग टास्क 2 अगर ये लिखा हुआ है, लेट्स सपोज। ठीक है, सो दिस इज वन वर्ड, दिस इज वन वर्ड एंड दिस इज वन वर्ड। ये 3 वर्ड्स बनेंगे आपके। अगर मैं इसी को ले लूँ तो यहाँ पर एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो सिंगल लेटर जो कि आर्टिकल होता है आ, वो भी काउंट होता है। डबल लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड और फिर जितनी लंबी स्ट्रिंग हो, वो सारे एज अ वन वर्ड काउंट होते हैं। सो दैट्स हाउ द आइल्स पीपल काउंट द वर्ड्स। सो कुल मिला के 250 जरूर होना चाहिए, दैट्स द लिमिट दे हैव सेट। अगर आप इससे नीचे लिखते हैं या कम लिखते हैं तो डेफिनेटली इस पर नंबर कटेंगे आप। ठीक है, कितने नंबर काटते हैं, जितने ज्यादा आपके वर्ड्स कम होंगे उतने ज्यादा नंबर कटेंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि जो भी हो आपने इसको मेंटेन करना है कि 250 पे जरूर इसको लेके। गुड। बाकी क्वेश्चन आपको एक ही आता है, यू गेट ओनली वन क्वेश्चन टू अटेंड। मैंडेटरी क्वेश्चन है, चॉइस नहीं होती पेपर में कोई भी। जो उन्होंने आपको टॉपिक उस दिन दे दिया है उसी पे आपने लिखी, आप चेंज नहीं कर सकते। गुड। सो यू गेट वन क्वेश्चन मैंडेटरी, ऐसे लिखना होता है, और 250 वर्ड्स की लिमिट है। अभी मैं थोड़ी सी टाइम की बात करने लगूँ, जो कि अभी मैंने कहा था कि मैं होल्ड करता हूँ। आपका जो राइटिंग का पेपर है इन इट सेल्फ, ठीक है, ये मॉड्यूल का जो टोटल टाइम है वो 60 मिनट्स है। आप सब यहाँ पे मिनिमम इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एंटर किया हो। ठीक है, आपने आज तक जितने भी पेपर दिए, एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। आपको एक टोटल टाइम दिया जाता है और एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट दी जाती है। उस क्वेश्चन पेपर में कभी कभी एक से ज्यादा सवाल भी होते हैं। ठीक है, उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि पहले कौन सा सवाल करना है बाद में कौन सा करना है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही होती है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने टाइम के अंदर करके हमें दे दो। अब वो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पेपर वो आपके कंट्रोल में होती है। वो आपने देखना होता है कि किस स्पेस पे काम करना है, कि मैंने गिवन टाइम में गिवन टारगेट को अचीव करना है। ऐसी था आज तक, यहाँ पर भी ऐसी। आपको अब 2 टास्क मिलते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने टास्क 1 देखा था और साथ देखा टास्क 2। टोटल टाइम एग्जामिनर 60 मिनट्स देता है, उसके साथ वो अपनी एक सजेशन ऐड कर देते हैं जिसके अंदर वो इसके साथ लिख देते हैं यार इसमें 40 मिनट स्पेंड कर ले। इट मीन्स ये एग्जामिनर की सजेशन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेपर में आपने ऐसा ही करना है। और अगर मैं टास्क 1 की बात करूं तो इसमें एग्जामिनर एक्चुअली 20 मिनट्स का सजेशन देता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ऐसे 40 मिनट्स में करना है, इससे ज्यादा में करना है, इससे कम में करना है। गुड। इसीलिए यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम लिखा हो, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएशन में है। मगर ये एक आइडियल टाइम है अगर आपने आइल्स का पेपर अच्छे से करना है और आप चाहते हैं कि दोनों क्वेश्चंस को बराबर अटेम्प्ट कर लें, तो उसके अंदर आइडियल टाइम है कि आप 40 मिनट्स के अंदर अपना ऐसे मैनेज करें। ठीक है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर है कि इसके करीब करीब रहेंगे। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। अदरवाइज फिर पेपर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा टाइम वाइज। ऑब्वियसली क्वेश्चंस पूरे नहीं होंगे आपके। हाँ जी, ये 40 मिनट्स वाली बात समझ आ गई।
एज सच कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? गुड, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। एज पर द IELTS people, they have again set up like a number of questions. वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब बात करते हैं तो इसके अंदर वो टाइप ले लेते हैं। टाइप से मुराद है किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स नॉर्मली 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ लोग इससे ज्यादा भी बताते हैं, कुछ लोग इससे कम भी बताते हैं। तो जो ज्यादा बता रहे हैं वो भी ठीक है, जो इससे कम बताएंगे वो भी ठीक है, जितनी हम बता रहे हैं ये भी ठीक है। रीजन क्या है? इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। टाइप्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने मर्ज करके वो एक ही टाइप बनाई होती है। जैसे अगर आप ये 4 नंबर देखें, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस स्लैश डाल के कॉजेस एंड इफेक्ट्स पे लिखा हुआ। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो यहीं पे 6 टाइप्स बन जाएंगी। गुड। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कॉजेज इफेक्ट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को एक ही कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो ये फिर 5 खत्म हो गए, 4 टाइप्स रह जाएंगे। गुड। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने का अंदाज है उनका, तो वो डिपेंड करता है, टीचर्स जरा इसको इलेबोरेट करके अपने हिसाब से देते हैं। हमने ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन और कॉजेज और इफेक्ट्स को इकट्ठा क्यों रखा हुआ है, उसका सिंपल सा एक रीजन है। कभी कभी वो आपको क्वेश्चन देता है जी ये प्रॉब्लम्स बताएं, 7 सॉल्यूशन बताएं। या कभी कभी वो कहता है जी ये कॉजेज हैं और इसके सॉल्यूशंस बताएं। कभी कभी वो कहता है जी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स के सिर्फ इफेक्ट्स बता दें। तो वो इसको ना थोड़ा सा वो मिक्स कर देता है कभी कभी। दैट्स व्हाई वी आर पुट इट इन वन कैटेगरी। गुड। अदरवाइज एज सच ये डिफरेंट कैटेगरीज ही हैं। हाँ जी, यहाँ तक अगर कोई मसला है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बात करें। यहाँ तक सब ओके है? ये एक जनरल फॉर्मेट की बात की है, इसलिए हमने आपको जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो लाइक मल्टीपल वीक्स का है। हम एक वीक में एक क्वेश्चन टाइप को कवर करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ लाइक 4, 5 और 6 वीक्स आपकी सारी टाइप्स के ऊपर एक जनरल सी डिस्कशन हो चुकी होती है, और आपको हर तरह का ऐसे लिखना आता है जो कि आइल्स के अंदर आएगा। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन फ्रेंड्स बाकी सबको मेरी आवाज़ आ रही है? और क्योंकि सदफ जी कह रही हैं आई कैंट हेयर समथिंग और एनीथिंग। यस सर, आ रही है। ठीक है, फिर सदफ जी को बताते कि उनका माइक म्यूट होगा और ऐसा ही है। जस्ट गिव मी अ सेक, मैं सदफ जी को जरा टेक्स्ट कर लूँ। ऑलराइट जी, अब बात करेंगे ऐसे के स्ट्रक्चर की। दैट इज द स्ट्रक्चर व्हिच द आइल्स पीपल वांट यू टू राइट एन essay। आपने बहुत सारे एसेस लिखे होंगे एज पर योर लैंग्वेज मॉड्यूल। इंग्लिश में भी लैंग्वेज के अंदर एसेस आते हैं और उर्दू के पेपर में भी लैंग्वेज के अंदर एसेस आते हैं लिखने के। ठीक है, आपको टीचर्स ने जो भी सिखाया वहां पे वो सब सही है, मगर वो उस लेवल की रिक्वायरमेंट या उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिखाया, उसमें कुछ भी गलत नहीं। हम जो भी बात करेंगे स्लाइटली माइट बी चेंज हो, मगर ये आर्ट्स की रिक्वायरमेंट, मगर काफ़ी चीज़ें उसी से बैकग्राउंड लेके आएंगे। ओके हो गया? इसको मैं स्क्रीन का भी छोटा ही रखूंगा, यहाँ से हमने इसका स्ट्रक्चर समझना और फिर हम जब इसकी डिटेल्स में जाएंगे फिर वहां से इसको देखते हैं। ओके जी। जनरली आपने जब भी ऐसे लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, आपने बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ 4 तो जरूर बनाना। वन इज नोन बाय द नेम ऑफ इंट्रो, बॉडी में आपके 2 पैराग्राफ बनेंगे, एंड वन इज नोन बाय द नेम ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, तो 4 पैराग्राफ मस्ट है। दैट्स द स्ट्रक्चर यू विल बी राइटिंग एन ऐसे इन द आइल्स पेपर। गुड। आपने मेरे ख्याल जनरली यही स्ट्रक्चर सीखा होगा। इंट्रो करते हैं, ऐसे की बॉडी आती है और फिर उसको कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर भी यही है। ठीक है, इसमें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर एक नजर डाल देते हैं। व्हाट एक्चुअली द आइल्स पीपल रिक्वायर फ्रॉम यू। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, आप लोग जो पीछे बैठे हैं ये इतना ठीक है, टेक्स्ट नजर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड अ थीसिस स्टेटमेंट।
Now whenever IELTS people is going to give you a question writing task के अंदर, what they're gonna do is they're always gonna give you a topic, and on topic they will be asking you a question. ये उनका तरीकाकार है. अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा. तो पहले एक टॉपिक देंगे और टॉपिक के ऊपर आपसे सवाल पूछेंगे. जो लिखा है ना पैराफ्रेज द क्वेश्चन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड बेसिकली इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसको हम एज अ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं आइल्ट्स के अंदर. टॉपिक और क्वेश्चन मिला के पूरा क्वेश्चन बनता है. ठीक है. तो जो उसमें टॉपिक होता है उसको पैराफ्रेज करना. पैराफ्रेज का क्या मतलब है, जनरल सा मीनिंग बता दे, फिर आगे जाके इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे. तशरीह करना नहीं, कुछ और एक्सप्लेन भी नहीं, दूसरे लफ्जों में. ठीक है. उसी बात को दोबारा कहना, उसकी वजाहत भी नहीं करनी है, उसकी तशरीह भी नहीं करनी है. रीराइट द सेम थिंग यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है. रीफ्रेज जिसको बोलते हैं. जब हम उसी बात को दोबारा लिखते हैं तो कभी कभी स्टेटमेंट छोटी हो जाती है, कभी कभी स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट से थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, मगर है कि उसी बात को दोबारा आपने कहना हो. ठीक है. जैसे आप किसी की बात को अगर दोहरा देते हैं तो वर्ड टू वर्ड नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर देते हैं या कुछ अपने अल्फाज बीच में ऐड करते हैं, मगर उसकी जो सेंस है, द स्टेटमेंट व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू, वो एग्जैक्टली सेम रहनी चाहिए. स्टेटमेंट की सेंस नहीं चेंज होनी चाहिए. दैट इज व्हाट वी नोन और कॉल द पैराफ्रेज. यहाँ तक मेरे साथ है. तो जो भी टॉपिक आएगा उसी टॉपिक को रीराइट कर देना है यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. तो डेफिनेटली वोकैब और स्ट्रक्चर्स की गेम आती है यहाँ पे जो भी बात करेंगे. तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है. उसके बाद उन्होंने आपसे सवाल पूछा होता है, उस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर देना होता है. उस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हैं 1 लाइन या 2 लाइन्स के अंदर, उसको थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं. गुड. थीसिस का मतलब ये आंसर देना. तो जैसा उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिया होता है, कह ले कि वहीं से आपका पहला पैराग्राफ जनरेट होता है. जो भी वो क्वेश्चन देंगे, टॉपिक अलहदा होता है, सवाल अलहदा होता है, उस टॉपिक को रीराइट करना होता है और उसी टॉपिक पे जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना होता है. ठीक है. जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे आपके साथ क्लियर करना. अगर मैं आपसे कहूँ जी यार अपना जरा इंट्रो करवा दें, आप कहीं पे जाते हैं और मैं आपसे कहते हो जी इंट्रोडक्शन कर दें, तो आप अपने बारे में क्या क्या बताना पसंद करेंगे इंट्रो में? नेम, क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन. ठीक है. मेनली ये 3 चीजें आएंगी. 3 में से आप बेसिकली 2 आएंगी, डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अ प्रोफेशनल, वो स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं और वो जॉब में है, वो नाम और अपना काम ही बताते हैं. माई नेम इज दिस एंड आई एम वर्किंग एज अ, आगे अपना जॉब टाइटल या प्रोफेशन बता देते हैं. और जब कोई स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वही देता है, नाम बताता है और वो किस डिग्री में या किस कोर्स में पढ़ रहे हैं वो बता देते हैं. ऐसे ही है. ठीक हो गया. तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो यही है. अगर आप ये बताना शुरू कर दें कि जॉब में मेरा ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है, मेरी जॉब डिटेल्स क्या है, मुझे कौन कौन से काम करने पड़ते हैं सारा दिन, मैं किसको रिपोर्टिंग या कितने लोग मुझे रिपोर्टिंग, ये तो इसकी डिटेल्स होगी. अग्री. और अगर आप स्टूडेंट, आप बताएं दे जी मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, कितने लेक्चर्स हैं मेरे एक दिन के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, और उसकी आगे डिटेल्स, ये भी डिटेल होगी. तो जब इंट्रो में आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, ये ब्रीफ होता है. बात समझ आई जो मैं समझाना चाह रहा था आपको? यहाँ पे उसकी वजाहत नहीं करनी होती आपने. यू हैव टू गिव लाइक वेरी टू द पॉइंट और स्पेसिफिक आंसर. उसी को आपने बाद में एक्सपेंड करना होता है, डिटेलिंग्स अगले पैराग्राफ में. सो व्हेनेवर यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन, लाइक इस थीसिस स्टेटमेंट का जब आप आंसर लिखते हैं, इट हैज टू बी ब्रीफ. आई विल नॉट से 1 लाइन में आंसर दे दे, 2 में दे दे, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आंसर 1 से 2 लाइन से बढ़ भी सकता है, मगर उसको ब्रीफ रखना, उसकी एक्सपेंशन नहीं करनी. दैट्स द रिक्वायरमेंट. क्योंकि तभी आप इंट्रो की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे. इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने एक्सपैंड नहीं करना, आपने एक सिर्फ हाईलाइट देनी है या एक ओवरव्यू देना है किसी चीज का. एक्सपेंशन तो बाद में करनी. यहाँ तक मेरे साथ है? जो मैंने भी एग्जांपल दी थी स्टूडेंट और वो जॉबियंस वाली, समझ आ गई? सो दैट इज, ये कॉन्सेप्ट जेन में रखना है कि जब भी सवाल पूछेंगे तो एक्सपेंशन नहीं करनी. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट. जब आप इंट्रो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी पैराग्राफ.
when we say the body paragraph, we mean to say कि आपने अब एक्सपेंशन कैसे करनी। बॉडी पैराग्राफ का एक फॉर्मूला है, क्या नजर आ रहा है एबीसी में, क्या लिखा होगा? आइडिया, एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पल। मैं इन दोनों को इकट्ठा जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको बेसिकली आइल्स पीपल कॉल इट डेवलपमेंट। मैं सिर्फ डी का वर्ड लिखा। डेवलप का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या उसकी आगे एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये जो आइडिया आपने यहाँ पे पोस्ट किया है ना या लिखा है, उस आइडिया को डेवलप करें। अब डेवलप की आगे फर्दर अंडरस्टैंडिंग है कि आइडिया को बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यार, लेट्स सपोज को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप अभी ट्रैवल करके आए, ठीक है। कुछ लोग प्राइवेट कन्वेंस पे आए हैं, मोस्टली बॉयज बैठे तो बाइक्स पे आए होंगे, ठीक है। कुछ लोग ड्राइव करके आए हैं और कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए होंगे। यहाँ कोई आपको ड्रॉप करके गया होगा या मे बी आपने कोई सर्विस हायर की, समथिंग लाइक दिस। आप किसी ना किसी मीडियम के थ्रू यहाँ पे आए जरूर हैं, ठीक है। मैं इसमें से एक जनरल कैटेगरी पिक कर लेता हूँ, ठीक है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं यार, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के क्या फायदे हैं, तो मे बी आप मुझे एक लाइन में बता दें कि सर टाइम सेविंग है। सबसे पहले तो जिस टाइम आपने जाना है सर्विस इज अवेलेबल, यू डोंट हैव टू वेट, ठीक है। आइडिया क्या हो गया? इट्स टाइम सेविंग। आइडिया तो वन लाइन में आ जाएगा जी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इज टाइम सेविंग। अब कैसे टाइम सेव हो रहा है वो मुझे एक्सप्लेन आपने करना है। ये जो मैंने अभी दो जुमले साथ ही बोल दिए थे, टाइम सेविंग इसलिए कि जब मैं रेडी हूँ, माई सर्विस इज रेडी एंड वेटिंग फॉर मी, नॉट आई एम वेटिंग फॉर द सर्विस, ठीक है। अगर मैं कुछ चीज़ हायर करता हूँ तो मे भी मुझे वेट करना पड़े। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ तो मुझे वहाँ जाके बस का, ट्रेन का वेट करना पड़े। वो तो अपने टाइम पे आएंगे, मुझे वेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मुझे अपना स्केड्यूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्केड्यूल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे आई हैव माई ओन स्केड्यूल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक एग्जांपल आप ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी एकेडमी आना था, तो मैं रेडी हूँ, मेरी ये काम था, तो क्लास शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट थे, बट बिकॉज आई हैड माई ओन पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, I started my bike or I started my car and I just sat in and I came. Make sense? वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्पल। क्या किया आपने अभी? आपने सिर्फ टाइम सेविंग वाले बुलेट को डेवलप कर दिया। कैसे डेवलप किया? पहले आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद आपने मुझे एक एग्जाम्पल दे दी। इस मेथड को डेवलपमेंट बोलते हैं। इसलिए आप एग्जाम में जब भी कोई ना कोई आंसर देंगे जो कि अपने ऊपर लिख दिया है, किसी चीज़ का फायदा, नुकसान, कॉजेज, इफेक्ट, वो यहाँ आपकी ओपिनियन पूछ रहा होता है। तो बेसिकली अगर आप उसको जनरल ग्राउंड लेवल पे ले जाए ना, तो किसी ना किसी चीज़ का फायदा या नुकसान ही बता रहा होता है वो, या आपसे पूछते हैं। आपने आइडिया तो दे दिया होता है, मगर आइडिया को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे उस पैराग्राफ में, तो वो आपको नंबर नहीं देंगे। दैट्स व्हाट दे वांट। उनको लिस्ट ऑफ आइडियाज नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहते कि 4 5 6 सिर्फ आइडियाज लिखते हैं। वो कहते एक आइडिया दें मगर उसको डेवलप करें। आइडिया को डेवलप करने के लिए एक्सप्लेन और एग्जांपल देनी पड़ती है, ठीक है। आप मुझे बताएं, आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे तो एक्सप्लेनेशन की होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से मेरा सवाल है, जितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप जब ये अपना आइल्स कंप्लीट करेंगे तो आपने आगे डिग्री प्रोग्राम्स में एंड सो ऑन जाना है, ठीक है। और मेरा एक जनरल ओपिनियन ये है कि इस वक्त आपकी अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। आपका जो स्पॉन्सर है वो आपके पेरेंट्स हैं, गुड। यहाँ कोई आपका भाई है या कजन है, वट एवर द पर्सन, वी हैव अ स्पॉन्सर, ओके हो गया। हो सकता है कि आपने उनको कन्विंस किया हो कि यार मुझे बाहर भेज दें, तो आई कुड बी ऑफ एडवांटेजेस टू द फैमिली और टू द लाइक मी एंड सो ऑन, ठीक है। आपने जब उनको कहा जी मैंने जाना है यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, वट एवर द कंट्रीज, हम फिलहाल यहाँ पे यूके लिख लेते, आइडिया की होगी जी मैंने बाहर जाके पढ़ना, दैट्स एन आइडिया। आपने एक्सप्लेन तो किया होगा उनको, ठीक है। एग्जाम्पल क्यों लिखनी चाहिए या क्यों देते हैं, या इस सिनेरियो में अगर आपने कोई मिसाल दी थी उनको कन्विंस करने के लिए, तो क्या दी थी और क्यों दी थी? ये मेरा क्वेश्चन। कि खुद ही उठे माँ बाप ने कहा चल पुत्र उठ जा, तेन बाहर घलने आ, जा पहले आइल्स करके आ। अगर ऐसी बात है तो फिर तो बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं।
और अगर आपने कन्विंस किया है तो चलिए, शायद हो सकता है उन्होंने आपको कन्विंस किया हो। आप कहते हो क्या यार, आराम से 12 बजे उठते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों भेज रहे हो मुझे बाहर। तो हो सकता है उन्होंने आर्ग्यू करके आपको कन्विंस किया हो, उन्होंने हो सकता है मसाले भी दिए हों। तो सवाल सिर्फ मेरा ये कि मिसाल देते क्यों हैं, वाई वी गिव एग्जाम्पल। ठीक है, समझाने के लिए, गुड। उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है, समझ तो गए हम, मिसाल आ गई, वी गॉट एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एग्जाम्पल। ये अब अपने इंग्लिश में बोल दिया समझाने को। चलिए एक हिंट देता हूँ, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं बाजार से, कोई चीनी, कोई आटा, तो आप कहते हैं यार तोल दो जरा, तो क्या बेसिकली देख रहे हो क्या आप उसमें, वजन, वेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वजन का वर्ड फिगरेटिवली यूज करने लगा हूँ। आपने जब अपनी बात का वजन बढ़ाना होता है तो मसाला ऐड करते हैं साथ। कभी कभी जनरल एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चल रहा होता, गुड, तो हम कहते हैं ना यार बात हाँ भारी जी, होगी, वजन आ गया बात। जब तक रीजन ना दोगे तब तक नहीं बात अंडरस्टूड होगी। ठीक हो गया, रीजनिंग तो होगी, एक्सप्लेनेशन दैट्स रीजनिंग बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल इज बेसिकली व्हेन यू ऐड अ चेरी ऑन द टॉप एंड यू ऐड समथिंग, यार फॉर एग्जाम्पल आप ही कन्विंस कर रहे हैं, फिर आप मिसाल देते हैं अपने किसी दोस्त की कि मेरा फलाना दोस्त भी बाहर चला गया, देखें वो स्टेब्लिश हो गया, अपने किसी कजन की, एंड सो ऑन। और पेरेंट्स अगर आपको कन्विंस कर रहे हैं तो वो मसाले देंगे, आपके किसी दोस्त की, अपने किसी फैमिली रिलेटिव की कि उनका बच्चा भी बाहर गया और वो सेटल डाउन हो गया, एंड सो ऑन। वाइस वर्सा, होता क्या है, मिसाल देने से बात का वेटेज इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपने एक आइडिया दी है और आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर आप उसके साथ एक एग्जांपल ऐड करते हैं ना, तो वो उसकी वेटेज को इंक्रीज करता है, वो ज्यादा कन्विंसिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी आर्ग्यू कर रहे होते हैं या एक्सप्लेनेशंस कर रहे होते हैं, तो एग्जाम्पल जो है ना वो एक कह लें कि वेटेज का काम करती है, जो कि एक एंड पॉइंट होता है कन्विंस करने के लिए किसी को, मिसाल जब हम देते हैं। पेपर की रिक्वायरमेंट है कि आपने जब भी पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ में एक आइडिया जरूर लिखना है, उस आइडिया को डेवलप करना है रीजनिंग देके, और उसके साथ एक आपने एग्जांपल जरूर ऐड करनी है। तब आइट्स के एक पैराग्राफ का राइटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। दैट इज एक्चुअली दे आर लुकिंग इन एन आंसर व्हेन यू राइट एन एसे। हाँ जी, गुड। ठीक है, ये इन्होंने भी डन लिख दिया। हाँ जी, बात समझ आ रही है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि बॉडी के अंदर एक्चुअली करना क्या होता है। ठीक है, अब दो पैराग्राफ्स तो लिखने ही लिखने, अगर आप दो से ज्यादा भी लिखते हैं, लेट्स सपोज लिखने पड़ जाते हैं, अव्वल तो दो में काम हो जाता है। आपका मूड हो गया या कुछ आमद हो रही है, दिल कर रहा है लिख दो यार, आज फ्लो में आए हैं, लिखो कोई गल नहीं, लिख देते हैं, तब भी आपने पैरामीटर यही फुलफिल करना है। पैरामीटर क्या है, आइडिया एक्सप्लेन एग्जाम्पल, अदरवाइज दैट पैराग्राफ विल बी अ वीक पैराग्राफ। ओके, आई बिलीव ये वाली बात कॉन्सेप्चुअल वे में तो क्लियर होगी आप। ठीक है, लास्ट पोर्शन है इसका, कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ एन ऐसे, जो कि पूरे ऐसे को सम अप या क्लोज कर देता है। ठीक है, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, आइल्स पेपर रिक्वायर के जो आपने मेन पैराग्राफ्स, दो तो होंगे, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना, नतीजा जिसको बोलते हैं। आपने वो सारी बातें दोबारा से रिपीट नहीं करनी जो ऊपर पैराग्राफ में लिखनी, उसकी सारी डिस्कशन का कोई ना कोई तो आपने एंड पॉइंट निकाला होगा कि सारी जो डिस्कशंस की हैं दो पैराग्राफ्स में, व्हाट इज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, वो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, रिजल्ट समझते हैं ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक जनरल से एग्जांपल दी थी, आपने बाहर जाने के लिए कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, समझा, आपने एक मिसाल दी, फिर उसके बाद दूसरा कोई आइडिया दिया, आपने मिसाल दे दी, अब आपने उसका रिजल्ट लिखना है कि इसका जो रिजल्ट है ओवरऑल वो सिर्फ यही बनेगा कि एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बन जाएगा, और मे बी फैमिली की जो किस्मत है वो बदल जाएगी, सो हमारी फैमिली में भी अपलिफ्ट हो जाए, या मे बी मैं अपलिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, एंड सो ऑन। सर, जो हम ऊपर पैरा थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, इन माय ओपिनियन, तो वो कंक्लूजन में हम उसको नहीं ऐड करेंगे एंड पे, उसी को फिर दोबारा? उसी को ऐड करते, देखिए अबू बकर साहब, दो चीजें हैं, अब आपने अगर शुरू में ये बात ऑलरेडी क्लियर कट लिख दी हुई है, फिर जी तो वही जी। बात क्या आ जाएगी। ठीक है ना, कभी कभी आपकी इंट्रो में स्टेटमेंट्स जनरल होती हैं,
आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं देयर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सर्टेन थिंग, आपने कंक्लूड तो किया ही नहीं उसको, जी ठीक हो गया सर। तो फिर नीचे आके आपको उसका कंक्लूजन तो देना पड़ेगा। जी जी अगर आपने ऊपर ही लिख दिया है कि जी इन माय ओपिनियन आई बिलीव देयर आर मोर एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, तो फिर आप वही वाली नीचे आके रिपीट कर देते। गुड जी सर। ठीक हो। ओके सर। ये डिपेंड करता है कि आपका थीसिस कैसा बना हुआ ओके सर। अच्छा सर, ये जो थीसिस स्टेटमेंट है इस पे कोई भी जो है वो ऐसे की टाइप आ जाए तो इन माय ओपिनियन लिखना इसके ऊपर लाजमी है है। ये पैराफ्रेज मेरी करने के बाद? आई विल ऐड दिस व्हेन आई गो टू दिस, ठीक है। आपने क्वेश्चन मेरे से रिपीट करना है अभी, ठीक है सर। सर अब दोबारा ओके बताइएगा सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह जी रहा हूँ जी मैं ना इसका आंसर अभी ठहर के करूंगा जब मैं ऐसे करवाता हूँ, आपने मेरे से जी सवाल जी जी दोबारा ठीक है। इन ऐसे। जी ठीक। ओके, ठीक थैंक सर। यू सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंक्लूजन में एक तो होता है आपका एनालिसिस, ठीक है। दो पैराग्राफ हैं तो दोनों की एक एक लाइन बन सकती है, गुड। उसके बाद उसके साथ आपने ओपिनियन ऐड करना होता है। ये जो भी सर ने सवाल किया था, तो ये थोड़ा सा उनको कुछ ज्यादा पता है तो वो उन्होंने उस हिसाब से किया, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने इंट्रो जो भी लिखा हुआ है, आपने नीचे एक ओपिनियन लाजमी ऐड करनी होती है। ओपिनियन का मतलब होता है अपनी राय का इजहार करना, ठीक है। मगर मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्लियर ओपिनियन, इसका क्या मतलब है? साफ लफ्जों में, ठीक हो गया। और जी, और क्या कॉन्सेप्ट होगा? हाँ, पार्डन से दोबारा बोलिएगा। अब हम नो लाइक सर एग्जैक्टली, कंडेंस। यस, चले पहुंच गए सारे। मीन्स के आपकी स्टेटमेंट ग्रे एरिया में नहीं होनी चाहिए, लाइक मिक्स स्टेटमेंट ना हो। पढ़ना वाला ये ना समझे कि यार कुछ फैसला नहीं नजर आ रहा है स्टेटमेंट में आपकी। हाँ, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दी हैं किसी चीज के, ठीक है, तो नीचे आके आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि एडवांटेज ज्यादा है कि डिसएडवांटेज ज्यादा है। और अगर आपके पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से दोनों बराबर हैं, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन बोथ आर इक्वल। ये क्लियर बात है, ठीक है ना। अगर आप लिख देते जी इस बात की मैंने जो डिस्कशन की है ऊपर पैराग्राफ्स में, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये ओपिनियन तो आ गई है मगर ये क्लियर नहीं है। आपने पढ़ने वाले को खुद से नहीं बताया कि आपके हिसाब से क्या ज्यादा है, वो तब आपने उस पर छोड़ दिया कि मैंने लिख दिया, तो आप हिसाब लगा लें कि क्या ज्यादा। सो क्लियर ओपिनियन का मतलब ही होता है व्हेन यू कंक्लूड योर एसे, you have to give a very clear opinion, which is more, which is less, or if they are equal, give a statement that it's equal. किस तरह से लिखना आप? हाँ जी, we good? ओपिनियन में आपने कहा था दो मेन पैराग्राफ्स लिखने हैं और दोनों में मतलब आपने आइडिया एक्सप्लेन और एग्जांपल देने हैं, क्या हम दोनों डिफरेंट आइडियाज लिखेंगे दोनों मेन पैराग्राफ में? हाँ जी, दो सेपरेट आइडियाज में। अगर वो ऐसे एक ही आइडिया पर हो, मतलब एग्री और डिसएग्री हो कि आप इस चीज पर एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं, फिर तो हम डिफरेंट आइडिया तो नहीं ना लिख सकते। फिर तो हमारे पास एक ही साइड होगी, या एग्री करने की या डिसएग्री करने हाँ की। जी, बिल्कुल सही है। एग्री के ऊपर दो आइडियाज देने कि क्यों एग्री कर रहे हैं, दो वजूहात बताएं, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हैं तो फिर एक एग्री का एक डिसएग्री का। अगर आप टोटल डिसएग्री कर जाते हैं तो फिर दोनों आइडियाज डिसएग्री के देने, मीन्स कि आपने दो बुलेट्स देने। ऑब्वियसली दो देंगे तो दो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। फिर एक साइड पे आप चले जाते हैं कंट्रास्ट करने। सर ओपिनियन पे क्या पेपर देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बाहर के लॉजिक के हिसाब से कुछ और है चीज। जैसे अब हम करंट अफेयर्स में इसराइल का कंफ्लिक्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल जब हमारे पास आ जाता है और हम कहते हैं हम एज ए मुस्लिम उसको टोटल नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि बहुत जुल्म हो रहे हैं, तो ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा कि उनके हिसाब से हम टीचर लिखते हैं या नहीं लिखते? ठीक है, अच्छा जी, कंटेंट की बात की है सर ने, ठीक है। मैं सर का क्वेश्चन सम अप कर देता हूँ। सर का क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज एक अराउंड द ग्लोब एक चीज का एक ओपिनियन होल्ड हुआ होगा। हम जब ऐसे देखते हैं हम उस ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, तो क्या इसका मेरे ऐसे पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सर ये सवाल है आपका, ठीक है। आइल्स के पेपर में कंटेंट के ऊपर जो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको वो न्यूट्रल होकर चेक करते हैं। उससे आपका बायस्ड होना,
अनबायस्ड होना नहीं होता, मीन्स कि आप किसी साइड को फेवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपकी ओपिनियन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेट्रियाटिक हैं नॉन पेट्रियाटिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने देखना है कि आपने क्वेश्चन को आंसर किया, और अगर उस क्वेश्चन के कंटेंट में रहते हुए आपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, क्या वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, वो एक लॉजिकल सेंस बनता है, वी आर गुड टू गो। इसीलिए आइल्स के पेपर में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, फेक कंटेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, फर्जी बातें भी लिख सकते हैं जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो एक क्वेश्चन के मुताबिक सेंस क्रिएट कर रहे हैं, सो यू आर गुड टू गो। तो कंटेंट पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, आपने चले ये अभी ये जो रिसेंट वॉर चल रही है इस पे बात की है, मैं एक जनरल टॉपिक उठा लेता हूँ। ठीक है, आमतौर पे तो वो वॉर्स और पॉलिटिक्स और रिलीजन को नहीं डिस्कस करते, वो टॉपिक्स इस तरह के देते जो कि सोशल लाइक सिनेरियोस के ऊपर होते हैं, ताकि इस तरफ बात जाए। मगर लेट्स सपोज एक सोशल सिनेरियो ले लेते हैं। नाउ डेज लॉट्स ऑफ वुमेन आर वर्किंग। ठीक है, अगर आप यही कोई 20 से 25 साल पहले चले जाएं तो सिनेरियो चेंज था। अगर आप सिर्फ लाहौर की एग्जांपल ले, कितनी फीमेल्स है जो गाड़ी ड्राइव करती थी, आजकल तक तो फीमेल्स बाइक और रिक्शा भी ड्राइव करती हुई नजर आ रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ड्राइव कर रही। मैं सिर्फ अपने लाहौर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं जाती। गुड, सो इट मीन्स कि 20 से 25 ईयर्स में एक बड़ा शिफ्ट आ गया हो। अब अगर मैं इस पर एक सवाल आपको बना के दे दूँ कि नाउ अ डेज मोर एंड मोर फीमेल और women आर लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड और लाइक वर्किंग इन द कंपनीज, सो इज दिस हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी और नॉट? अब आप अगर इस पर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिख दें सारी, तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि आप विमेन के खिलाफ हो गए। उन्होंने देखना है कि आपने किस बेस पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पोर्ट्रे किया है, क्या कर रहे हैं, या कंटेंट किस तरह क्रिएट किया। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी पे या आपके वैसे जजमेंट नहीं है कोई, न्यूट्रल होके पेपर चल, सिर्फ कंटेंट स्पेसिफिक। वी गुड? हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई और सवाल हो? हमने अभी तक सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया है और आइल्स का एक जनरल फॉर्मेट डिस्कस किया, जो कि इसका एक जनरल स्ट्रक्चर कह लेंगे इसको। हाँ जी, यहाँ तक ओके है? ठीक है, एक आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन में चलेंगे। आइल्स में माय डियर फ्रेंड्स आपके जितने भी एसेज आती हैं, ये जो मैंने आपको टाइप्स दिखाई थी, ये जो 5 टाइप्स हैं, ये सब बेसिकली क्वेश्चंस हैं। आपका इसका एक ही जॉनरा है जो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, एक ही जॉनरा के ऊपर वो क्वेश्चंस बना के आपको देते हैं। जॉनरा है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यू का मतलब होता है थोड़ा सा बहस करना। ठीक है, बहस जब आप करते हैं तभी आप अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर मैं आपको एक टॉपिक दे दूं, मैं कहूँ जी एडवांटेजेस बताएं, तो आप अपनी राय के इजहार में या अपनी समझ के मुताबिक उसके एडवांटेजेस लिखेंगे, आप अपनी समझ के मुताबिक उसके डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, और फिर आप उसी पे अपनी राय का इजहार करते हैं कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। अब अगर मैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस डालूं तब भी वही है, अगर मैं इसमें सिर्फ डिस्कशन ओपिनियन डालूं तो आ जाके बात वही होती है। आप जनरली चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं, बार बार हर ऐसे में तकरीबन यही होता है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब ये है कि आर्ग्यू जनरेट करना होता है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बना है, ये आर्ग्यूमेंटेटिव बेस पे आप जब आइडिया देते हैं तो आर्ग्यू करके अपना पॉइंट एक्सप्लेन करें, वजाहत दें इसकी, कि आप ये क्यों कह रहे हैं, कन्विंस करें अगले बंदे को, क्योंकि आर्ग्यू का मतलब होता है कन्विंस करना किसी को। मेक सेंस? इसीलिए इसमें आइडिया को डेवलप करना पड़ता है और साथ मसाले जोड़ने पड़ते हैं। और अभी जो मैंने आपको पीछे 2-3 मसाले दिए हैं, वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंटेटिव की टॉपिक के ऊपर जब आप किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब आ जाता है तो फिर आर्ग्यू स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, वी गुड? ये अभी तक जितनी बात की सारी की सारी जनरल है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स हैं फिट होते जाते हैं। सीखने की बात ये कि स्ट्रक्चर ये रखना है, 4 पैराग्राफ मिनिमम बनाने, इसके दाएं बाएं ना जाएं। हाँ, ज्यादा जा सकते हैं, बस कम ना जाएं इससे। तो एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर जरूर फुलफिल करें। वी गुड? ठीक हो गया, अब आ जाते हैं आज के ऐसे के ऊपर। आप सबके पास पेन एंड पेपर है? ठीक है, अगर पेन एंड पेपर है तो काइंडली निकाल लें, क्योंकि वहां से हम बात शुरू करेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी काइंडली अगर पेन एंड पेपर निकाल लें। ठीक है, ओके सर। मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा तो फिर उसके बाद जो है ना हम बात करते हैं उस पर।
Some universities now offer their courses यहाँ पे SES और their THEIR on the internet, courses on the internet. I repeat, some universities now offer their courses on the internet so that people can study online. Put a full stop there after the word online. Online के बाद full stop लगा दो. मैं repeat कर रहा हूँ यहाँ तक. Some universities now offer their courses on the internet so that people can study online. Full stop. New line ले ले, नई line. Is this a positive or negative development? Is this a positive or negative development? Put a question mark after the word development. हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूं अगर किसी का मिस हो गया तो. Some universities now offer their courses on the internet so that people can study online. Is this a positive or negative development? Question mark. ठीक है, इसमें टॉपिक कौन सा, क्वेश्चन कौन सा, ये बता दें बस. और इसका ये है इसके ऑन ई लर्निंग के प्रोस एंड कॉन्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. Fair enough. Thank you very much, ma'am. और जी, anybody from the class, please. ऑनलाइन स्टडी के बारे में आपकी ओपिनियन पूछते हैं, ये पॉसिबल है? ओके, मैंने जब भी शुरू में कहा था कि एक टॉपिक आता है उसके साथ एक सवाल जुड़ा होता है. क्या आपको स्टेटमेंट पढ़ के नजर आ रहा है कि टॉपिक कहाँ से कहाँ तक है और क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है? वेरी गुड. दैट इज हाउ दे गोइंग टू पोस्ट द क्वेश्चंस. आप जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक नजर आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक टॉपिक है. ओके. टॉपिक और क्वेश्चन मीन्स कि इतना विजिबल होता है कि नजर ही आ जाता है, समझना तो दूर की बात है. गुड. तो टॉपिक कभी ऑनलाइन तक सर आई थिंक टॉपिक है और ठीक है, कि उसका मतलब होता है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सवाल भी अंदर ही होता है, टॉपिक भी साथ होता है. तो यहाँ पे बड़ा उन्होंने क्लियरली फुल स्टॉप लगा के और एक क्वेश्चन मार्क लगा के वैसे सेपरेट कर दिया. इसका मतलब अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है कि जी पैराफ्रेज करें, तो आपको पता है पैराफ्रेज किसको करना और जवाब किसका देना. ओके. मेक सेंस? ठीक है. पैराफ्रेज करने है कि यूनिवर्सिटीज आजकल ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही है इंटरनेट पे. ठीक है, ऑनलाइन का मतलब ये है कि वो वाया इंटरनेट आप तक उसके एक्सेस मिलेगा. क्या हो गया? सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ठीक है, मजे की बात है कि ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है आइल्स का. ये काफी दफा रिपीट भी हुआ एग्जाम में, मीन्स इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस. ऑनलाइन कोचिंग कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत देर से. ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई थी VU, उसके कॉन्सेप्ट से वाकिफ है? ठीक है, वो टीवी पर अक्सर लेक्चर लगे होते थे, टीचर पढ़ाई जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही होती थी. ठीक है ना, तो वो एक्चुअली ऑनलाइन लर्निंग है. उस वक्त चले इंटरनेट नहीं था तो उन्होंने आपके जो टीवी चैनल है उस मीडियम को यूज किया हुआ. ठीक है, और पाकिस्तान हमें सबको पता है कि इट्स डेवलपिंग स्टेट, यहाँ पे चीजें बहुत बाद में आती हैं. अगर यहाँ पर VU का कॉन्सेप्ट आ गया था तो बाहर यूनिवर्सिटीज में बहुत देर से होगा. ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसको पता है? ये इसका दफ्तर यहीं पे, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. क्या होता है? ठीक है, आपने जाके तो नहीं ना पढ़ना होता. ठीक है ना, पहले उनका क्या था, उनका निसाब वो बाय पोस्ट आता है
आप अपनी पेस पे घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, या जहाँ भी आपने पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम्स के लिए उनके सेंटर्स जाना पड़ता है। वो भी सेम कॉन्सेप्ट है। उस वक्त क्या था, हम टीवी से भी एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, अभी भी चलता है वो बुक्स आपको पोस्ट करते हैं, आप करते हैं, असाइनमेंट्स आती है, बाय पोस्ट भेजते हैं, सारा कुछ चल रहा है। अभी शायद मेरा ख्याल है थोड़ा सा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है इसको, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक दे मस्ट हैव। ये ऑनलाइन स्टडीज हैं। अब पाकिस्तान को बने ज्यादा देर नहीं हुई है, कितनी देर हुई है, 70 कुछ साल हो गया। तो जो कंट्रीज पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ पे इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, तो बहुत सारी कंट्रीज में ओपन यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये सारी कहानी बताने का मकसद ये था, जब भी ये सवाल अक्सर कैंडिडेट्स को आता है ना, तो ज्यादातर लोग इसके एडवांटेजेस नहीं बता पाते थे, मगर जब से कोविड गुजर गया, अब लोगों को इसके एडवांटेजेस ज्यादा पता है। मेक सेंस? क्योंकि हो सकता है आप में से भी काफी लोग किसी ना किसी वे में ये 2-3 साल पहले ऑनलाइन स्टडीज का जो एक टेस्ट है वो ले चुके होंगे, मे भी किसी ना किसी सेंस में। इफ यू आर अ जॉबियन, मे भी आपने घर से बैठ के काम भी किया। गुड। सो अब जो है ना, इस क्वेश्चन को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं रहा जितना ये कुछ अरसा पहले होता। सो आज आके क्वेश्चन वही है कि ओपन सम यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर करती हैं, सारी नहीं करती हैं। तो बताएं जी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ठीक है, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो एज पर द फॉर्मूला आपको इंट्रो में इसी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है, वर्डिंग आगे पीछे कर दें, चेंज कर दें, वोकैबुलरी यूज कर लें। उसके बाद आपने इसका एक आंसर देना है। आंसर में लिखा है जी, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, कि इसमें दोनों लिखने हैं कि सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव लिख के भी गुजारा हो सकता है? सिर्फ अपनी ओपिनियन। मैं क्वेश्चन रिफ्रेश कर देता हूँ। उसने कहा है जी पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। आप जब आंसर लिखेंगे तो क्या एक पैराग्राफ पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये लिखना जरूरी है, या दोनों पैराग्राफ पॉजिटिव के भी लिख सकते हैं और दोनों नेगेटिव के भी लिख सकते हैं? सर आप दोनों पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी लिख सकते हैं, गुजारा हो सकता है किसी एक को भी लेके अगर हम लोग राइट डाउन करें तो। ठीक है, मीन्स के वन साइडेड भी हो सकता है ये। बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी लिखना है, वो कितने लोग हैं बता दें जरा। मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही लिखना चाहिए? ठीक है, लिखना चाहिए, आपकी अपनी राय है कि एक क्वेश्चन की डिमांड है? सर क्वेश्चन की डिमांड आई थिंक। हाँ, पर और का वर्ड है तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सर अच्छा वो चले। आपको क्लियर ओपिनियन मांग रहा है आपसे कि आपका क्लियर ओपिनियन क्या है, जो आपने हमें बताया है अभी कि आप कंक्लूजन में आपने क्लियर ओपिनियन अपना करना है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेगेटिव है तो आप नेगेटिव उसको क्लियर करो कि आप नेगेटिव हैं, अगर आप पॉजिटिव है तो आप उसको क्लियर करेंगे आप पॉजिटिव हैं। ठीक हो गया मिस, ठीक हो गया। अच्छा, एक स्टेटमेंट और लिखी मैंने, अगर मैं ऐसे लिखूं, डू यू अग्री और डिसअग्री, तो इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में ये जो नीचे सिर्फ स्टेटमेंट है, ऊपर वाले को छोड़ दें जरा। अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे देता हूँ, डू यू अग्री और डिसअग्री, अब आप जब ऐसे लिखेंगे तो क्या ये मस्ट है कि एक पैराग्राफ अग्री पे और एक डिसएग्री पे है, या दोनों एग्री पे या दोनों डिसएग्री पे हो सकते हैं? ठीक है, दोनों नहीं लिख सकते? आप पार्शली भी जा सकते हैं, आप किसी एक के साथ भी चल सकते हैं। जी मिस जी। ऑलराइट, मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसएग्री, देन व्हाट? फिर आप दो लिख सकते हैं, एग्री वाला तो कर सकते हैं, डिसएग्री दोनों वाले कर सकते आप एक और एक डिसएग्री भी लिख सकते हैं। फिर दोनों लिखने पड़ेंगे कि एक एक से भी गुजारा हो जाएगा?
तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आइल्स वालों ने हमें। अगर आप अपने आप को फुली जस्टिफाई करते हैं तो फिर आप एक लिख सकते हैं, मैं फुली डिसएग्री करता हूँ, फिर एक से भी चल जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, इसको जरा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आता ना अगर मैं चले एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आइल्स वाले ने एक और भी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो भी साथ ले लेते हैं। इसका जो है ना आज एक ही बार क्लियर कर लेते हैं। कई बार सिर्फ इतना बहता है, डू यू अग्री, डिसएग्री का वर्ड नहीं लिखते। कई बार लिखते हैं डू यू अग्री और डिसएग्री, और कई बार लिखते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। और जो आज हमारे पास स्टेटमेंट है ना और वाली, उसने बस पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड यूज कर लिया है। एक्चुअली वो अग्री और डिसएग्री आपसे पूछ रहा है, ये एग्री और डिसएग्री की कैटेगरीज है, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसका। जब भी और आता है ना तो वो एग्री डिसएग्री की कैटेगरी में, ओपिनियन क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। अच्छा पहली स्टेटमेंट को ले लेते हैं। वो पूछा यार क्या आप अग्री हैं, तो अगर मैं अग्री नहीं हूं तो मेरा जवाब क्या होगा, नो। अब मैंने जब जवाब दे दिया तो मुझे उसकी वजाहत करनी पड़ेगी, तो उसमें तो डिसएग्री लिखा ही नहीं हुआ, तो मैं तो फिर सारा ऐसे डिसएग्री पे लिखा हूँ। अगर वो मुझे पूछते यार क्या आप इसके साथ अग्री हैं या डिसएग्री हैं, इसका मतलब चॉइस मेरी है, मैं दोनों में लेकिन से कोई भी उसने आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। सवाल पूछा ना। हाँ जी मिस्टर, बात पूरी करें, क्या कह रहे हैं, आई डेंट गेट यू व्हाट यू वांट टू सर से। मैं लेकिन उसने सवाल पूछा ना, हाँ जी, उसने ये थोड़ी कहा कि आप एग्री ही हो जाओ। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा था। अगर उसने पूछा डू यू अग्री, तो मैं नहीं अग्री, तो फिर तो मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर उसने मुझे डेफिनेटली। पूछा डू यू अग्री और डिसअग्री, मैं फर्ज करे कह देता हूँ जी मैं अग्री हूँ, तो क्या ये जरूरी कि जब मैंने एग्री कह दिया है तो मैं हमेशा 100% ही एग्री हूँगा। नहीं, किसी हद तक। टू सम एक्सटेंट यू कैन एग्री तो मतलब है कि और यू फिर कैन आपको 100% जाना पड़ेगा इस तरफ, ठीक है। चलिए इसको आज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ये सिर्फ ट्रिक क्वेश्चंस हैं, चाहे आ जाए डू यू अग्री, चाहे आ जाए डू यू अग्री और डिसएग्री, चाहे आ जाए टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। इन सब क्वेश्चंस में आप वन साइडेड भी हो सकते हैं, टू साइडेड भी हो सकते हैं, और पार्शल भी हो सकते हैं। इन सब के अंदर आप टोटल एग्री पे भी जा सकते हैं, आप टोटल डिसएग्री पे भी जा सकते हैं, या आप एक पैराग्राफ एग्री पे और एक डिसएग्री पे भी लिख सकते हैं। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्विस्ट किया हो, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दोनों पे 50-50 होती है, यार मैं 50% एग्री और मैं 50% डिसएग्री, वो पे क्लियर ओपिनियन आ जाएगी आपको, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यार मैं 60 to 70% एग्री हूँ, मगर मैं कुछ 30% डिसएग्री हूँ, ठीक है। जब भी आप कह देते ना कि मैं एग्री हूँ, इट डजेंट मीन कि आप 100% उसी तरफ जाना पड़ेगा। चॉइस दी है उसने आपको पेपर में, वही कह रहे कि यार एग्री है कि डिसएग्री। आपने पहले एक जवाब देना है हाँ या ना, हाँ या ना के बाद उसके बाद आगे देना है कि किस हद तक एग्री है, 100% है किस हद तक है। कभी कभी वो जरा यहाँ पे लिख के बता देते एक्सटेंड, और कभी कभी वो ये वर्ड यूज ही नहीं करते, ठीक है। ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ उन्होंने आपको कह लें कि ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन बनाया। इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही मतलब है। यहां तक मेरे साथ हैं, ठीक है। जी सर। यहाँ सर पर आई एक, हैव अ क्वेश्चन। यस मैम। सर इन योर ओपिनियन व्हाट इज बेटर, हम लोगों को दोनों में लेके चलना चाहिए, एग्री और डिसएग्री को, मतलब एक मैं मार्किंग के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, या हम लोगों को कोई एक मतलब वन साइडेड होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ मिस्टर। एक वो वर्ड यूज करते हैं आउटवे का। अगर मैं इस तरह लिख दूं ना, टू एडवांटेजेस, अब सिर्फ ये आखिरी वाली स्टेटमेंट, डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, अगर ऐसा आ जाए स्टेटमेंट जिसमें आउटवे का वर्ड लिखा हुआ है, तब क्या हम एक साइड चूज कर सकते हैं कि दोनों लिखने जरूरी नहीं।
भी बताने डिसएडवांटेजेस बताने एंड फिर आपने क्लियर करना है कि जो एडवांटेजेस हैं वो वाकई आउटवे करते हैं ठीक, डन हो गया। जब भी आउटवे का वर्ड आता है ना, तब मैंडेटरी के दोनों ही लिखने, आपको चॉइस दी नहीं है उसने। उसने तो और का वर्ड ही नहीं यूज किया ना, उसने एक्सटेंड का कोई वर्ड यूज किया, उसने बिल्कुल नहीं कहा। उसने कहा दोनों बताएं और फिर मुझे वजाहत कर दें कि कौन ज्यादा है, एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। सो आउटवे का वर्ड डजंट मीन चॉइस, याद रखना है। आइल्स के पेपर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जब भी वो डू यू अग्री और डिसएग्री, जब भी और का वर्ड डालता है ना बीच में, तब आपके पास 3 तरह की चॉइसेस हैं। टोटल वन साइड जा सकते हैं, मीन्स टोटल अग्री, टोटल डिसएग्री, और यू कैन स्टे पार्शियल। ये वाली बात क्लियर है? अब मैम ने एक सवाल पूछा कि जी इन योर ओपिनियन सर व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। इसका आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये कैंडिडेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और आपके कंटेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा टॉपिक आता है कि आपके पास एक ही साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने अगर आपको कह दिया कि जी हमेशा कंट्रास्ट में लिखा करें, तो उस दिन हो सकता है आप ज़रा स्टक हो जाए। आप कहे जी मेरे पास डिसएग्री के 2 पॉइंट्स हैं, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक एक पैराग्राफ ऑलमोस्ट आई कैन राइट, मगर मेरे पास एग्री का कोई पॉइंट नहीं आ रहा ज़हन में। अगर आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं बन रही मेरे से, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उसको, तो आप कंट्रास्ट के चक्कर में ऐसे खराब कर दें। तो एक्चुअली ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। बट अगर हम एक जनरल एनालिसिस ले लें, कैंडिडेट मिस्टेक कहाँ पे करता है? कैंडिडेट कभी कभी जब वन साइडेड ऐसे लिखता है तो उसको लगता है कि मैं 2 आइडियाज लिख रहा हूँ, मगर वो एक ही आइडिया अगले पैराग्राफ में दोबारा लिख देता है और एक्सप्लेनेशंस पे चेंज कर देता है, नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए जब आप वन साइडेड जाएं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द कंटेंट। आपको पता ना जी कि मेरे 2 आइडियाज हैं और दोनों आइडियाज डिफरेंट हैं, मगर एक ही साइड की बात कर रहे हैं। गुड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको एक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल दी थी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। आप कह देते हैं जी कि एक तो टाइम सेविंग है, दूसरा आप कह देते हैं कि यार ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आप 2 डिफरेंट आइडियाज हैं, एक पैराग्राफ में आप सिर्फ कॉस्ट को ले हैं, क्या जब मैंने ट्रेवल करना है मैं अपने हिसाब से जाता हूँ तो मुझे कॉस्ट मेंटेन हो जाती है मेरी। अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट जनरेट कर दें, एग्जामिनर कन्विंस हो जाएगा, और टाइम सेविंग को भी आप लिख दें, ठीक है। सो अगर आप एक जैसे आइडिया डाल देंगे ना तब प्रॉब्लम होती है। इसलिए फिर कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि कंट्रास्ट में लिखें, सेफ साइड है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप एक आइडिया देंगे तो दूसरा आपको पता है इसके उलट लिखना है। जब उसके उलट लिखना है तो आइडिया सिमिलर होने की जो लाइक एक प्रोबेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, आपकी वोकैब ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है, तो आपको लिखते हुए वैरायटी ज़्यादा आ जाती है। तो वो ये कह लें कि सेफ जोन हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम है। मगर कौन सा आइडियल है, ये एक्चुअली कंटेंट डिपेंड करता है। आपके पास अगर कंटेंट है ना, आप लिख सकते हैं, तो फिर जौन सा मर्जी लिख लें, वो आपको सेव कर जाएगा। गुड। ये वाली बातें sir. क्लियर हो गई हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑलराइट जी। हमने अभी थोड़ा सा हमने ज़रा थोड़ा सा टेम्पलेट्स पे लेके आ रहे हैं कैंडिडेट्स को। इट्स नॉट दैट इट्स माई फर्स्ट चॉइस, ठीक है। मैं पहले अपनी बताऊंगा रीजन, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आपने टेम्पलेट पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे नहीं चाहता, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दिस, आप लोग जिस सिस्टम से निकल के आए हैं ना, आप लोगों को की इतनी आदत हो गई हुई है कि वो मेरे से 4 हफ्ते में ख़त्म नहीं हो रही, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। आप लोगों को बस सिखाया गया कि रटा मारो और पास हो जाओ। सो स्टूडेंट को अगर मैं कहूँ ना क्रिएट करें, तो वो क्रिएशन में आके जो है ना काम बड़ा ख़राब होता है। अब ऐसे के नंबर ज़्यादा हैं और रिपोर्ट के नंबर कम हैं, तो उस क्रिएशन के चक्कर में हम नहीं चाहते कि आपका आइल्स जो है ना एक्सटेंड हो जाए, मीन्स आपको ज़्यादा देर तक या मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जाना पड़े। उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए अपने लोकल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए टेम्पलेट के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ कैंडिडेट्स, ठीक है। बट मेरी तरफ से ओपन चॉइस है, आप टेम्पलेट के बगैर लिख सकते हैं, मोस्ट वेलकम, हम उसको 100% एंटरटेन करेंगे। ये नहीं कि आपने टेम्पलेट ही लिखनी। बट अब इसका रिवर्स हमने क्या किया, टेम्पलेट पे मैं हर हफ्ते काम कर रहा हूँ। अब जिनको मैंने पिछले हफ्ते टेम्पलेट दिया था, टेम्पलेट वही है, मगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मजीद, ये वाला वर्जन उससे बेहतर है। क्योंकि एवरी वीक आई व्हेन आई स्टडी एंड आई ट्राई टू लाइक इम्प्रूव इट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्पलेट ये वाला जो आपको देते हैं यही 7 बैंड तक चला जाए या उससे भी ऊपर चला जाए, कि फिर मैं
आपको खुला डुला कहूँ यार 7 बैंड लेंगे इसके ऊपर, वैसे अभी भी इस पे 7 आ सकता है, मगर टेम्पलेट को यूज करना जो है ना वो स्किल है। अगर मैंने आपको एक रफ स्केच दे दी है, वो फिट तो हर जगह पे होगा, मगर फिट आपने करना है, वो आपसे उस दिन फिट ना हुआ एग्जाम में तो टेम्पलेट तो फिर कुछ भी नहीं करेगा। मेक सेंस? तो टेम्पलेट अच्छा फिट किया 7 में भी जा सकते हैं, अच्छा ना फिट हुआ तो कम भी आ सकता है, मगर ओके ओके फिट हो गया तो 5.5-6 बैंड तो कहीं भी नहीं गया, 5.56 उस पर आराम से आ जाए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 या 5.5 तक है। तो टेम्पलेट इज इट्स गुड वन, ठीक है। काफ़ी मैंने इसको अप्लाई करके देखा है, एसएस पे तो ये फिट होता है ना। अभी जो हमने स्टडी की, हमने 4 पैराग्राफ्स की बात की जिसमें 4 पैराग्राफ बने हुए। दैट्स द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट्स द मेन बॉडी पैराग्राफ। मेन बॉडी कह लें कि ये आपकी बॉडी ऑफ द एसे, ठीक है, और ये आपका कंक्लूजन। इसमें जहां जहां पे स्पेसेस हैं डेफिनेटली वहां वहां पे आपने फिलर्स लगाने, मींस कुछ जगह पे वन वर्ड लगा के भी काम चल जाएगा, कुछ जगह पे आपको 2-3 स्टेटमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी। 2-3 स्टेटमेंट्स का मतलब है कि उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। कहने कि इसमें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टार्टिंग है, कनेक्टर्स लगे हुए हैं, एक स्केच तैयार है। आपको ये फिक्र नहीं होगी कि शुरू कैसे करना है, कनेक्टर कहाँ लगाने हैं, आ जाके बात रह जाएगी आइडिया और एग्जाम्पल पुट करना, वो इसमें आपने करना है। क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक आएगा आइडिया और एग्जाम्पल तो उसी के हवाले से होंगे, वो कोई फिक्स तो हम कर नहीं सकते, तो खाका तैयार हो सकता है। गुड, मैं इसके एक जनरल ओवरव्यू आपको यहाँ पे दूंगा। हमारे पास अभी टाइम है, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसके अंदर फिलअप आप करेंगे अभी। उसके अलावा मेरे पास एक फील्ड आंसर पड़ा हुआ है, फिर मैं वो आपको शेयर करूंगा कि इसमें कैसे फिलअप हो सकता था, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्योंकि अब टारगेट है कि टेम्पलेट को कैसे लिखना। ओके हो गया? ठीक है, मैं इसका पहला पैराग्राफ से लेके चलता हूँ। आप लोग जो बैठे मुझे बताना आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है? हाँ जी, द पीपल एट द बैक, पैराग्राफ्स पढ़े जा रहे हैं ना, पहला वाला एटलीस्ट। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन शिफ्ट फॉरवर्ड। ओके जी, द फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट्स द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग dash which has always been a topic of discussion has now reached a fever pitch in society, while dash the dash are nothing short of remarkable। ठीक है, आई जस्ट गिव यू अ हिंट कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे तो आता है आपका टॉपिक। टॉपिक कभी कभी वन वर्ड में आ जाता है और कभी कभी एक स्टेटमेंट आनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टॉपिक लिखना होता है। ये सोसाइटी तक जो है ना, ये पैराफ्रेजिंग है टॉपिक की। सिर्फ टॉपिक ऐड कर दें क्वेश्चन से निकाल के, बाकी ऑलरेडी पैराफ्रेज है, वो स्टेटमेंट ऐसी बनेगी, वो पैराफ्रेजिंग दे देगी। वाइल का स्ट्रक्चर जब भी हम यूज करते हैं हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है ये कंट्रास्ट वाले ऐसे पे बना हुआ है, जिसमें एक पॉजिटिव की बात करेंगे और एक नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है। वाइल एक में अगर आपने पॉजिटिव बात कर दी है तो डेफिनेटली दूसरे में नेगेटिव। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, नेगेटिव को पहले लिख लें बाद में पॉजिटिव को, पॉजिटिव को पहले लिख लें बाद में नेगेटिव को, तो इसमें दो ही स्टेटमेंट्स आएंगे। तो आप बताएंगे कि इस टॉपिक के हवाले से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इसमें थीसिस स्टेटमेंट वाइल के बाद है, और टॉपिक जो आपका जो कंट्रोवर्सी से लेके सोसाइटी तक, उसके दरमियान में टॉपिक आपने एडजस्ट करना है। हाँ जी, वी गुड करेंगे अभी आप, ठीक है, सो दैट आई नो कि आपको कितना समझ आ रहा है। आपका इंट्रो रेडी पड़ा हुआ है इसके अंदर। देन वी कम टुवर्ड्स द फर्स्ट मेन बॉडी पैराग्राफ। जैसे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आते हैं, इसका स्टार्टिंग फिक्स्ड है, एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आपने अपना पहला आइडिया लिखना होता है, एक आइडिया, जो भी आपका आइडिया। अब आगे उस आइडिया की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेनेशन, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी, मिनिमम एक वर्ड से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अनदर स्ट्राइकिंग, अगर आप ये पॉजिटिव पैराग्राफ लिख रहे हैं तो बेनिफिट का वर्ड आ जाएगा, ड्रॉबैक को माइनस कर दें। और अगर आप ये ड्रॉबैक्स का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो बेनिफिट का वर्ड माइनस कर दें। अनदर स्ट्राइकिंग ड्रॉबैक इज, गुड। यहां पर आपका आ जाएगा दूसरा आइडिया, ठीक है, आइडिया 1, आइडिया 2।
ठीक है। उसके बाद आ गया कैटेगोरिकली डिस्कसिंग, यहाँ पे इस आइडिया की एक्सप्लेनेशन। अब ये कह लें कि यहाँ पर एक वर्ड से भी काम चल सकता है, एक फ्रेज से भी काम चल सकता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पे आइडिया 2 लिखा है, यहाँ पे अगेन वन वर्ड से भी आंसर चल सकता है, एक फ्रेज से भी काम चल सकता है, मगर यहाँ पर एटलीस्ट एक लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद एक ही एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस इज वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखनी है, चाहे वो पहले आइडिया को कॉम्प्लीमेंट कर जाए, चाहे दूसरे को कर जाए, या एक ऐसी एग्जाम्पल चाहे वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर जाए। तो आपका आइडिया एक्सप्लेन एग्जाम्पल आ गया। अगर आपको लगता है यार ये 2 आइडिया मैं नहीं लिख सकता, मेरे लिए बड़ा मसला है, कोई बात नहीं, आप एक आइडिया लिखें और उसके बाद एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेशक रहने दें, ठीक है ना, आप यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन में चलें, फिर आपको यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी, ये तीनों जगह पे एक एक स्टेटमेंट आ जाएगी, या आप ये वाली लाइन माइनस ही कर दें। एक आइडिया आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गई, और उसके बाद उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गई। तो 2 एक्सप्लेनेशन की स्टेटमेंट्स और एक आइडिया, मीन्स कि मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल उसके बाद एंड पे देनी पड़ेगी। तो आपने पहले बॉडी में उसमें तो एक्सप्लेन एक ही लिखा था, एक तो मिनिमम होना चाहिए ना, एक मिनिमम होना। क्योंकि जब आप टेम्पलेट पे जाते हैं तो एक्चुअली टेम्पलेट का मतलब क्या है कि स्टूडेंट इज अनएबल टू क्रिएट समथिंग, तो फिर उसको छोटा छोटा बताना है, बजाय इसके कि आप लंबा एक्सप्लेन करें, आप 2 आइडियाज डाल दें, ठीक है ना, और एक एक लाइन लिख दें स्टेटमेंट की, तो वो ज़रा इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर कोई लिख सकता है तो उसको तो इसकी टेम्पलेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो कहेगा सर मैं खुद ही लिख लूँगा, वो भी ठीक है, मगर आप यहाँ से स्टार्टअप भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, हाँ जी, वी गुड, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला नीचे लगा हुआ है। अब आप ऊपर अगर बेनिफिट की बात करके आएंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली ड्रॉबैक बन जाएगा, अगर ऊपर ड्रॉबैक की बात करके आएंगे तो नीचे बेनिफिट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 वर्ड है, हाउ एवर और प्रोबिंग अहेड। अगर तो ऐसे आप कंट्रास्ट में लिख रहे हैं ना, ऑपोजिट साइड, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो प्रोबिंग अहेड काट देना है और हाउ एवर यूज करना है। ठीक है, और अगर आप वन साइडेड ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली नीचे भी एडवांटेजेस या नीचे भी एग्री की स्टेटमेंट आती है, फिर हाउ एवर कट जाता है और प्रोबिंग वाली स्टेटमेंट चल जाती है। प्रोबिंग अहेड इज अ कनेक्टर, जो कि पिछली बात को कंटिन्यू करता है, जिसको हम कहते हैं इसके अलावा। हाउ एवर इज अ कंट्रास्टिंग वर्ड, इसके बरक्स, तो उलट लिखना होता है। तो मेरा ख्याल है इतना आप इजीली सेंस क्रिएट करेंगे, यार मैं ऑपोजिट साइड पे जा रहा हूँ, तो फिर हाउ एवर से स्टार्ट करना है, प्रोबिंग अहेड माइनस, और अगर आप सेम आइडिया को या सेम साइड पे अगली स्टेटमेंट देने लगे तो फिर हाउ एवर माइनस हो जाएगा और प्रोबिंग हेड आ जाएगा। बाकी अब ये सेम है, यहाँ पर फिर आपका एक आइडिया आना है। ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन। इन एडिशन इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट, यहाँ पे उसकी फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसके अंदर 2 आइडियाज की जगह बन रही है, आप एक ही लिखें आइडिया, उसके बाद अनदर स्ट्राइकिंग वाला बेशक एक्सप्लेनेशन में ले। वी गुड, आखिर में कंक्लूजन है। इन कंक्लूजन वन कैन रीच द जिस्ट दैट द बेनिफिट्स ऑफ दिस आर इंडीड टू डायर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज के बेनिफिट्स बता दिए, मींस अगेन यहाँ पे आइडिया पुट अप करना होता है, किसके आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी वो क्लियर ओपिनियन आती है कि अब आप किस साइड पे। अगर वन साइडेड लिखा हुआ है तो फिर आप यहाँ पे 100% हो जाते हैं, अगर आप कंट्रास्ट में हैं तो फिर आप यहाँ पे स्टेटमेंट उस तरह से बना देंगे कि मैं दोनों साइड पे। बेनिफिट्स ऑफ टॉपिक आएगा, टॉपिक आएगा, सॉरी, आइडिया लिख। एग्जांपल होगी, जी सर। एक्चुअल होगी या ऐसे स्टेटमेंट के दो भी, जैसे अब हम सवाल भी ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफर पे वर्सेस कि हम कह रहे थे कि एनवायरमेंट इफेक्ट हो, ये तो फैक्ट हो गया कि कोविड में जब एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ तो एनवायरमेंट बेहतर हो गया था, जब स्टॉप हो गया तो हम एनर्जी कह देते हैं कि सेव होता है जब स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल फैक्ट की सूरत में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप फैक्चुअल भी जा सकते हैं और एज अ स्टेटमेंट भी जा सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, मगर आई बिलीव अगर फैक्चुअल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें कुछ जगह का नाम, कुछ फिगर्स आ जाए तो दैट्स मोर अप्रोप्रिएट। हाँ जी, एक जनरल सेंस बन गई है। बाकी अच्छा तब समझ आएगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको मसला आएंगे यार क्या लिखना है, कैसे लिखें।
ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जो क्या लिखने वाली बात है ना, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। सिर्फ टेम्पलेट तो दे दिया, अब लिखना क्या है इसके अंदर, ठीक है। वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, और जब आप कुछ करेंगे तो फिर उसके ऊपर मैं आपको फिर फीडबैक दूंगा कि अब ये लिखना था आप। हाँ जी, गुड। आपने सर वो इंट्रोडक्शन में जो टेम्पलेट दी है सर, टॉपिक में सर सम यूनिवर्सिटीज और वो भी इंक्लूड हुआ है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन वो उस जो ऊपर इंट्रोडक्टरी लाइन है उसमें तो ये नाम ही नहीं है यूनिवर्सिटीज वगैरह, वो तो हमको खुद से ऐड करना पड़ेगा। टॉपिक तो आप ऐड करेंगे ना, ये तो एक सिर्फ खाका बना आप, क्योंकि टॉपिक तो चेंज होते रहते हैं। नहीं नहीं, वो जगह थोड़ी छोड़ी हुई है, वो आप जो एक लाइन लिख दें। मैंने सीखा है कि कभी कभी लाइन एक वर्ड, या आपने स्पेसिस पे नहीं जाना कितनी छोड़ी हुई है, ठीक है। ये मुझे कैसे आइडिया हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले हफ्ते भी टेम्पलेट दिया था, जब इस हफ्ते पेपर चेक किया ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने किसी जगह पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है। अब मैं सोच में पड़ गया, यार इस बच्चे को कितनी समझता है कि यहाँ पे एक वर्ड नहीं आना चाहिए, स्टेटमेंट आनी चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया होगा। फिर मैंने टेम्पलेट खोला, मैंने कहा अच्छा हमने जगह एक वर्ड की छोड़ी है, उसको लगा एक ही वर्ड लिखना है। इसलिए मैंने अभी बार बार बोला है कि किसी जगह पे एक वर्ड से काम चल जाएगा, किसी जगह पे एक फ्रेज से काम चल जाएगा, किसी जगह पे एक एक स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। आपने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह छोड़ी है, इसको नहीं देखना। आपको जो मैंने टॉपिक दिया वो एक लाइन का है, तो वो एक लाइन यहाँ पे लिखनी है ना आपने, एक वर्ड तो नहीं लिखना सराउंडिंग के बाद। इसके अंदर ही वो डालेंगे तो फिर पूरी हो जाए। हाँ जी, आई बिलीव अप टिल नाउ वी आर एट सर्टेन पॉइंट कि हम इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, टेम्पलेट अपनी जगह पे है, ठीक है। अब मैं आपको एक आंसर दिखाता हूँ जो इसी टेम्पलेट के अंदर फिट हुआ होगा। गुड। आपको उससे अच्छा एक लाइक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इस टेम्पलेट में चीज़ें फिट कैसे करनी है। बाकी जो बात रही आपकी आइडिया की, कि आइडिया नहीं आ रहा, एग्जाम्पल नहीं आ रही है, वो टेम्पलेट से हट के बातें। पहले था कि यार कितने पैराग्राफ, स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, ये तो वो मिल गया आप, मगर ऑब्वियसली फिलअप तो आपने ही करना है एग्जाम वाले दिन, ठीक है। वो भी बात करते हैं। इसका एक आंसर देख लेते हैं पहले कंप्लीट, ठीक है, ताकि हमें एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इसकी। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू अ व्यू। ऑलराइट, ये जहां जहां पे इसमें अंडरलाइंस लगी हैं ना, ये वो वाली चीजें जो आपने फिलअप की, ठीक है। ये यहाँ पर एक लाइन एडिड, आई एम नॉट श्योर ये टेम्पलेट में कैसे मिस हो गई है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप उस टेम्पलेट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जहां जहां पे अंडरलाइनिंग है ना इस आंसर में, वो समझे वो गैप के अंदर फिलिंग है। बाकी सारा स्टेटमेंट वैसे ही बनाओ। गुड। तो ऑनलाइन फ्रेंड्स, आपको मैं ये शेयर कर रहा हूँ अभी ग्रुप में, ठीक है। आप अच्छे से वहां से पढ़ लीजिएगा, और जितने लोग यहाँ पे हैं, आपने इस टेम्पलेट के अंदर देखना है कि आइडियाज कैसे पुट हुए हैं, ताकि उसके ऊपर हम एक जनरल से डिस्कशन कर लेंगे। आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि फिलअप करना कैसे था। फिर उसके बाद एक जनरल बात करेंगे कि आइडिया जनरेट कहाँ से होगा, हाउ वी गोना जनरेट द आइडिया एंड सो ऑन। गुड, ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स, ये आंसर डिस्प्ले पे है, रीड करें। इन द मीन टाइम आई जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन द क्लास, और मैं ग्रुप में भी शेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, रखना Now, as we can see in the very first paragraph, the controversy surrounding, अब मैंने यहाँ पे ई लर्निंग कर दी है, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो एज इट इज़ वर्ड उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट है, मगर जितना भी उसने टॉपिक लिखा हुआ वो ई लर्निंग के ऊपर, ठीक है ना। उसका एक शॉर्ट फॉर्म ई लर्निंग है। यहाँ आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज लिखा है, वो सारा कुछ ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको फिट करना आ जाएगा। बाकी जो वाइल की स्टेटमेंट थी, उसके साथ वाइल डैश दी डैश आगे स्टेटमेंट कंप्लीट थी। हाँ जी, वाइल का मतलब ही ये होता है कि आपने दो चीज़ें कंपेयर करनी है। और जैसे भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक इसमें टॉपिक है और एक इसमें थीसिस स्टेटमेंट है। तो ये जो नीचे लिखी है सारी की सारी थीसिस है, थीसिस बनी हुई थी। आपने सिर्फ उसमें एक बताना था कि ड्रॉबैक्स, और ऑब्वियसली डी के बाद आपने एक बेनिफिट्स का जिक्र कर देना था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ड्रॉबैक्स टू इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, और द बेनिफिट्स आर नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल।
इट मीन्स कि आपने राइटर को बता दिया कि जो भी राइटर इस ऐसे को पढ़ने वाला है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे बात होने वाली है। वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये ऐसे का जो टेम्पलेट है कंट्रास्ट पे बना हुआ है। गुड, आगे आप चलें तो एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, ऑब्वियसली हमने ड्रॉबैक्स कंट्रोल में पहले जिक्र किया तो वो ड्रॉबैक्स आ गए हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द ट्रेंड टुवर्ड्स ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोर्सेज इज लेस डायरेक्ट इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका मेन आइडिया। उसके बाद अब इसकी सारी की सारी जो है एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कनेक्टर लगा हुआ है। अभी आगे देखिए जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो 2 लाइनों पे जा रही है एटलीस्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका अगला कनेक्टर आ गया। अनदर स्ट्राइकिंग ड्रॉबैक इज दैट these learners may lack the motivation and element of competition। ये अब इसका सेकंड आइडिया आ गया। ठीक है, और उसके बाद साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि कैटेगोरिकली डिस्कसिंग, ये आपका अगेन कनेक्टर। अब आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक दो दो लाइंस ऐड अप करनी होती है। ठीक है, जहाँ पे आइडिया होता है वो 1 वर्ड का भी आ सकता है। देखिए राइट एट द टॉप सिर्फ ई लर्निंग लिखा है 1 वर्ड, मगर जैसे हम नीचे पैराग्राफ पे आए वहां पे जो आइडिया वो एक स्टेटमेंट के अंदर आ गया। तो जब आप टेम्पलेट को फिट अप करते हैं तो इट डजंट मीन कि 1 वर्ड से काम हो जाएगा या 1 स्टेटमेंट से। अब ये थोड़ा सा सीखने वाली बात है, कभी कभी 1 वर्ड भी काम कर जाएगा, कभी कभी एक स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी। सो इसलिए अगर आपने टेम्पलेट पे ही काम करना है तो टेम्पलेट को फिर यूज करना आना चाहिए आपको हर तरीके से। ठीक है, इसी तरह ये 2 लाइंस इसकी डिस्कशन की है, फिर आपको फॉर इंस्टेंस का कनेक्टर लगा हुआ है, और आगे फिर ये 2 से 3 लाइन में इसकी एग्जाम्पल है। अब जरूरी नहीं कि इतनी लंबी ही लिखनी है, आपके पास इससे छोटी एग्जांपल है वो 1 लाइन में कवर हो जाएगी, 1.5 में कवर हो जाएगी, एंड सो ऑन। गुड, इसी तरह अगर आप इसके सेकंड पैराग्राफ में जाते हैं, अब क्योंकि हमने कंट्रास्ट में जाना था इसलिए हमने यहाँ पे हाउएवर का वर्ड यूज कर लिया। और एज पर द फर्स्ट लाइन टेम्पलेट में मैंने यहाँ पे रीजंस और स्लैश सिचुएशंस लिखा हुआ है। ठीक है, सिचुएशंस है कि सॉल्यूशंस, आई थिंक सॉल्यूशंस है टेम्पलेट में कि सिचुएशंस का वर्ड है, सॉल्यूशंस है। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे कर रहे होंगे तो वो सॉल्यूशंस वाला वर्ड यहाँ पे फिट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे रीजंस वाला वर्ड एब्सोल्युटली फिट है। तो जहां जहां पे टेम्पलेट में स्लैश के साथ 2 वर्ड्स है ना, ऑब्वियसली वहां पे उनमें से एक वर्ड सेलेक्ट होना है। तो यहाँ पर हमने हाउएवर सेलेक्ट किया है, रीजन सेलेक्ट किया है, आगे फिर एक लाइन में इसको एक्सप्लेन तो उसका आइडिया दिया है प्राइमरीली, के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है। इन एडिशन इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन, ये आपका फिर कनेक्टर और फिर आपकी सारी आगे एक्सप्लेनेशन, और इसमें फिर एग्जाम्पल लंबी है। ये सर ने भी सवाल पूछा था कि सर फैक्चुअल एग्जाम्पल दें या जनरल भी चल सकती है। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इसमें ये जो एग्जाम्पल है ना ये फैक्चुअल है। ठीक है, एक आपने अपने रिलेटिव का जिक्र कर दिया है, नाम भी डाल सकते हैं, नहीं तो अंकल भी ठीक है, उनकी एज मेंशन कर दी है, प्रोग्राम का नाम मेंशन कर दिया है, और एक्चुअली जो दोनों बुलेट्स ऊपर लिखे हैं ना उन दोनों को कवर किया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन वाली बात को भी कवर किया हुआ है और एज वाली बात को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, और एंड पे अगेन इसके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। अगेन ये 2 से 3 लाइन में जा रही है एग्जाम्पल, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू राइट 2 to 3 लाइन्स एग्जाम्पल, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, वो कंटेंट टू कंटेंट वेरी करता है। जैसे आप नीचे टॉपिक में आते हैं उसमें कंक्लूजन में, तो जिसका पहला ब्लैंक है वहां पे हमेशा टॉपिक ही आपने पुटअप करना होता है। ऊपर ई लर्निंग लिखा था, यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया। इसके बाद जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है ये क्लियर ओपिनियन वाली स्टेटमेंट है। अब ये ऑब्वियसली आपने डिसाइड करनी होती है कि इसको आपने क्या लिखना है। सर बैंड्स कटते हैं, बस थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं वो, अगर आप वैरायटी ऑफ वोकैब डालते हैं तो डेफिनेटली आपको वोकैब के अंदर नंबर ऊपर मिलते जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बहुत हाई बैंड को नहीं आप देख रहे तो फिर रिपीट कर भी देंगे, आराम से स्कोर आ जाए। सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था एक, वो उसका काइंडली करिएगा आंसर के इन माय ओपिनियन लिखना लाजमी है उसमें, या इसके अलावा कोई यार आप जो है वो और भी कुछ ऐड कर सकते ठीक हो गया सर, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इन माय ओपिनियन जो है ना आई मी और माय का वर्ड ये डालना कह लें कि ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आई भी डाल सकते हैं, मी भी डाल सकते हैं, माई भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पूछा था एक्चुअली ऐसी है सर कि इंट्रो में कैसे लिखना है। जी जी सर। हाँ तो आप लिख भी सकते हैं सर, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसके अंदर, यू कैन। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट जरा जनरल कर दिया है तो ऐसे भी चल जाएगी, दोनों ओके हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सर को फिर पकड़- कंक्लूजन में हम
कंक्लूजन में हम जो है वो फिर इन माय ओपिनियन की जगह इन कंक्लूजन आई ओपाइंड दैट उसको फिर उसमें चेंज कर दें फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। वो अभी सर ने भी सवाल पूछा है कि वो क्या आप चेंज कर सकते हैं। यस, अगर आपने एक फ्रेज ऊपर यूज कर लिया तो नीचे फिर उसको आप थोड़ा सा रिफ्रेश करके दोबारा लिखें। बिल्कुल ओके। और सर एक और क्वेश्चन है वो शायद आउट ऑफ हो जाए सिलेबस। जो सर टॉपिक में एक जो है वो वर्ड आ गया है या टास्क 1 में या टास्क 2 जो उसने खुद दिया हुआ है, अगर हम वो एक दो दफा लिखने तो वो रेपिटेशन में आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको बता दूं रेपिटेशन कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, दो तरह की रेपिटेशन होती है। एक रेपिटेशन होती है कि आपने एक वर्ड एक ही लाइन में दो दफा लिख लिया, इमीडिएट रेपिटेशन जैसे हो रही है। अदरवाइज आपने एक वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन का आपने यूनिवर्सिटी का एक वर्ड लिख लिया है, आप इसी पैराग्राफ में जाके कि नीचे दोबारा उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली लेस रेपिटेशन में काउंट होता है। और एक है आपने एक वर्ड ऊपर यूज किया है और वही वाला वर्ड आपने एंड पे जाके दोबारा यूज कर लिया, ये उससे भी ज्यादा डिस्टेंट रेपिटेशन होगी। ठीक है, इस वाली रेपिटेशन में जो एक ही लाइन में आप दो दो दफा वर्ड लिख देते हैं, इस पे ज्यादा नंबर कटिंग होती है। ठीक है, इस वाले पे जरा कम है और इस वाले पे उससे भी कम है। तो रेपिटेशन आपका डायरेक्ट टेंट नहीं डालता, क्योंकि वो देखते हैं कि कितने वर्ड्स आपने रीयूज किए और कहाँ कहाँ पे आपने रीयूज किए। वो ये फिर देखेंगे कि आपके पास इसका कोई अल्टरनेटिव था कि था ही नहीं। अगर तो अल्टरनेटिव कोई बनता है तो डिपेंड करता है कि फिर वो कितना हार्श होते हैं आपके साथ। और अगर अल्टरनेटिव नहीं था फिर कोई मसला नहीं, फिर तो नंबर कटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप एक वर्ड कहीं ऊपर यूज करते हैं फिर आके कहीं नीचे यूज कर देते हैं किसी और पैराग्राफ के अंदर, तो इतना ज्यादा हार्श नहीं होते वो। ठीक है, बट स्टिल इफ यू कैन चेंज द वोकैब तो वो तो एक प्लस प्लस चीज है। ठीक है, क्योंकि एक एक वर्ड पे ऐसे नंबर नहीं कटते, वो कलेक्टिवली फिर मार्क्स काट रहे होते हैं। जी सर, वी गुड। बाकी अगेन डिपेंड करता है कि कितना हाई बैंड चाहिए। जी थैंक यू सर। मैं इस बात को थोड़ा सा समाप्त करता हूँ, फिर अगली क्लास का टाइम हो रहा है। एक तो ये है कि जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया, इसमें अगर आपको 50-60% भी पुटअप कर देते हैं ना, तो आप 4.5 से 5 बैंड के अंदर आराम से फॉल कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कुछ अच्छा कंटेंट पुटअप कर देते हैं तो फिर 6.5 बैंड तक पे चला जाता है। और अगर टेम्पलेट को आप एक्स्ट्रॉर्डनरी वे में यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स तो बने हुए हैं, तो फिर हम 7+ के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है, जो पिछले हफ्ते टेम्पलेट दिया था ये वही टेम्पलेट है, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, स्लाइट मॉडिफिकेशन। स्पेशली ज्यादा मॉडिफिकेशन इंट्रो के अंदर की हुई है, इंट्रो मैंने इसका चेंज किया। बाकी जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है वो दोनों को साथ रखेंगे तो सेम सेम है। तो ये ज्यादा बेहतर वाला वर्जन है जो हमने पिछले हफ्ते किया था टेम्पलेट का। अदरवाइज वो भी ठीक था, उसमें भी गड़बड़ नहीं। ठीक है, सो डिपेंड करता है आपको कितना कितना बैंड चाहिए। अगर आप उतना उतना एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट करते हैं हम पेपर आपका चेक कर रहे होते हैं, अगर आपने टेम्पलेट लिखा है तो हम देख रहे होते हैं कि कितना को एग्जीक्यूट हुआ है, उसके हिसाब से नंबर आपको दिए होते हैं। ठीक है, तो आपने टारगेट ये करना है कि मुझे कितना बैंड चाहिए, उतना पहले अच्छे से कवर अप कर लें। जब आप कंसिस्टेंटली वो बैंड लेना शुरू कर दें, डेफिनेटली इस पे फिर अगले ही एफर्ट पुट करके बैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मगर पहला टारगेट है कि आपको चाहिए कितना, उस तक आपने पहुंचना है, इसी टेम्पलेट को यूज करेंगे जो कि हो सकता है। बट अगेन लास्ट बात करूंगा, अगर आपको टेम्पलेट पे लिखना मुश्किल हो रहा है एंड यू थिंक दैट यू आर एबल इनफ टू राइट योर सेल्फ, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इट। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने टेम्पलेट ही यूज करना, मगर ये अगर यूज करना है तो इट्स नॉट अ बैड वन, इट्स अ गुड वन। स्टिल वी कैन गो इन अ हायर बैंड विद दिस टेम्पलेट। जी फ्रेंड्स, वी गुड। ठीक है, आइडिया वाली बात सिर्फ हल्की सी करूंगा और इस पे हम कल कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ा सा। आपको अब आइडिया नहीं आ रहा लिखने के लिए, आइडिया लिखने के लिए दो बातें बड़ी सिंपल सी हैं। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, जस्ट वेरी सिंपल 2 प्रैक्टिसेस। कोशिश किया करें कि गिवन टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एसेस पढ़ने की कोशिश करें। इंटरनेट पे भरमार है एसेस की। ठीक है, बुक्स है वहां पे मिल जाएगा। आप इसका टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग, इसका टॉपिक है। ई लर्निंग पे किसी भी लेवल पे आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे एसेस, तो वो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, मगर आपको कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा कंटेंट। जब आप अपने ऐसे लिखेंगे ना तो आप उसमें वो वाली चीजें ऐड और डिलीट करके कंटेंट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने पढ़ा होता है तभी आप रिकॉल करके आइडियाज को प्लस एंड माइनस करते हैं। ठीक है, एक तो होगा कि एसेस पढ़ने हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हो। इंटरनेट पे जाएं, देखिए आइल्स एसेस,
टॉपिक लिख दें ऑनलाइन लर्निंग, वो आपको लिस्ट कोई ना कोई निकाल देगा, तो काफी कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। गुड। इसके अलावा आप जनरल आप सर जी जी सर। आइट्स लर्निंग सॉरी writing.9 से जो है वो कर सकते हैं सर? सर जहाँ से मर्जी करें, जोन सा सोर्स आपको मिल रहा है करें, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट। अगर ऑनलाइन पे लिखा है तो कंटेंट तुम्हारे काम का है ना। आप ये छोड़ दें पैराग्राफ कैसे बने हैं, आप वहां से वोकैबुलरी पिकअप करें और वहां से आप कंटेंट पिक करें। गुड। दूसरा आपका होता है कि आपको एसेस नहीं मिल रहे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। आप ऑनलाइन लर्निंग पे कोई वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन तो पढ़ सकते हैं ना। सिंपल गूगल पे चले जाएं, ना पढ़ने को दिल करे सुन लें कुछ, यूट्यूब पे चले जाए, वहां पे लिखे यार ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर कुछ वीडियोस दिखा दो मुझे, ना देखे लंबी लंबी वीडियोस, कोई 5-5 6-6 10-10 मिनट की 2-3 वीडियोस देख लें। वो कुछ बताएंगे कुछ दिखाएंगे, आइडिया तो मिल जाएगा ना आपको। बाद में क्या करना है, उसी आइडिया को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस आके पुट अप करना है। सो इट्स समथिंग दैट यू रीड एंड लर्न और लिसन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि आपके आइट्स में आते सारे जनरल एंड सोशल टॉपिक्स जो कि डेली लाइफ में किसी न किसी वे में आपके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं। इसीलिए करंट अफेयर ज़्यादा देखेंगे तो आपको आइट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए टीचर सजेस्ट करते हैं मूवीज़ देखें, न्यूज़ देखें, तो उसमें देखें सुने, मगर है कि टारगेट सेट करें कि पिकअप क्या करना है। कंटेंट पिक करना है तो कंटेंट स्पेसिफिक सुनिए उसको, गैप पिक करनी तो वो गैप स्पेसिफिक सुनिए एंड सो ऑन। हाँ जी, वी गुड, ठीक है। आई बिलीव वी आर गुड टू गो विद द एसे। और इसके साथ एक इसका एक और आंसर भी हमने ऐड किया हुआ है, ये विदाउट टेम्पलेट है, ठीक है। ये भी आंसर अच्छे लेवल पे लिखा हुआ है, सेम चीज़ें एग्जीक्यूटेड हैं और इसी का एक्चुअली टेम्पलेट तैयार किया हुआ है। ये वही एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी ऐसे पढ़ते हैं उसको टेम्पलेट पे कैसे फिट अप कर सकते हैं। और इसके साथ एक असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट ज़रूर करें और करके आपने ऑफिस में सबमिट कर देनी है। और ऑनलाइन फ्रेंड्स आपने ऑफिस वाले नंबर पे भेजती हैं, मुझे काइंडली डायरेक्टली ना भेजें क्योंकि मैंने भी उन्हीं को भेजनी होती है। वो आ जाती हैं मेरे पास, कुछ पड़ी हुई हैं, मैंने चेक कर लिया, कुछ होने वाली हैं, वो जैसे जैसे चेक होंगी आपको मिलती जाएंगी। सर Good? ऑफिस वाला नंबर। मैं नंबर शेयर करवा देता हूँ मिस्ट्री ग्रुप के अंदर। जी थैंक यू। ऑलराइट जी, दैट्स इनफ फॉर टुडे।